फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव में हम लोगों ने जो सवाल चर्चा के केंद्र में रखा हुई है कि सोशल मीडिया में मूर्खता का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ। जैसा कि मैंने कल कहा था, उसी सीरीज में ये बातचीत आगे है। कल जिन चीज़ों को उठाया गया था उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं उसके आगे जो प्रश्न उठते हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मूल विषय पर आने के पहले कल नरेश गोस्वामी जी ने कुछ सवाल पूछे थे। उसमें से कुछ सवालों के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं दो एक बातें रखना चाहूँगा। मसलन उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि वर्चुअल दुनिया में हर सूचना या संदेश अंततः शून्य में विलीन हो जाता है, तो इस पर सक्रिय रहने का प्रयोजन क्या है। ये उन्होंने मेरी बात के संदर्भ में बात कही थी, सवाल पूछा है। जब वर्चुअल दुनिया के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि वहाँ हर संदेश शून्य में विलीन हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जीरो हो जाता है, बल्कि यहाँ सूचना का प्रवाह और सूचना का समुद्र इतना बड़ा है कि यहाँ सूचनाओं को खोजना और सूचनाओं को याद रखना संभव नहीं है। और खासतौर पर कंप्यूटर के आने के बाद, जब तक हम प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में थे, हमारी स्मृति और हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया में हमारा शब्द के साथ में एक दूसरे किस्म का संबंध था। लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद में ये संबंध एकदम गुणात्मक तौर पर बदल गया। तो अब कोई भी चीज स्मृति में रखना संभव नहीं है। इसलिए कंप्यूटर की आप बार बार आप हिस्ट्री में जाते हैं, उसकी स्मृति में जाते हैं, मेमोरी में जाते हैं और आप खोजबीन करते हैं क्या किया, क्या पढ़ा, अब तक क्या किया था। वर्चुअल की दुनिया का, वर्चुअल के कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा दायरा है, वो ग्लोबल दायरा है। वहां रहने का प्रयोजन यह है कि अब तक जो चीजें कागज में सुरक्षित थीं, वाचन में सुरक्षित थीं, अब वे चीजें वर्चुअल में सुरक्षित रखी जा सकती हैं। वर्चुअल कम्युनिकेशन ने सारे अब तक की पूर्ववर्ती कम्युनिकेशन की जो उपलब्धियां थी, जो मीडियम्स थे, उन सबको अपने अंदर समाहित किया है। अब वर्चुअल कम्युनिकेशन में आप प्रत्येक पहले के मीडियम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो इस दृष्टि से ये बहुत मानव सभ्यता में बहुत बढ़ा हुआ कदम है। लेकिन इसके साथ वही दिक्कत है जो कि सामाजिक जीवन में है। असमान दुनिया में ये असमान कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल भी है, मीडियम भी है। सामाजिक जीवन में जब तक असमानता है तो डिजिटल असमानता भी रहेगी। सेकंड, जो इसलिए इस पर रहना बहुत जरूरी है और इस पर लिखना भी बहुत जरूरी है, इस पर बोलना भी बहुत जरूरी है। ये कहे कि अगर आपको अपने को थोड़ा सा दीर्घकालिक बनाना है और लोग आपको, दूर दराज के भी लोग आपको पढ़ सकें, सुन सकें, देख सकें, तो वर्चुअल लेखन, वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल वीडियो, ये सब होना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ प्रिंट भी जरूरी है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंट ही पढ़ते हैं, तो प्रिंट भी जरूरी है। आप वर्चुअल पर लिखिए। आपका अगर संभव हो और आपका मन करे तो आप किताब भी लिखिए, निबंध भी लिखिए, पत्रिकाओं में भी लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनकी एक सीमा है, लेकिन वर्चुअल की कोई सीमा नहीं है।
मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि मेरा जो ब्लॉग है, जिसमें मैंने पिछले काफी समय से लिखना बंद कर रखा है, उसमें तकरीबन 2500 से अधिक मेरे पोस्ट हैं। उस ब्लॉग के पाठक तकरीबन 140 देशों में हैं। मैं कभी अपने जीवन में किसी भी तरह से कोशिश करके भी 140 देशों में अपनी पुस्तकें नहीं पहुंचा सकता, अपने लेखन को नहीं पहुंचा सकता। और ये मेरा आंकड़ा बनाया हुआ नहीं है, ये मुझे गूगल सर्च ने, जो वहां पर मैंने एक ऐप लगाया हुआ, आप उसमें जाके देख सकते हैं उसे। मैं कलकत्ते में रहता था जब मैंने वो ब्लॉग बनाया। कलकत्ते में मेरे पाठक कम थे, लेकिन कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन में, अमेरिका के देशों में, शहरों में पाठक ज्यादा थे। तो वर्चुअल कम्युनिकेशन का एक मीनिंग है, और वह मीनिंग तब है जबकि आप उस पर कंटेंट क्रिएट करें, वैकल्पिक दृष्टिकोण से सामग्री निर्मित करें। मैं उसके प्रयोजन से इनकार नहीं करता, मैं तो सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करता हूं। एक अन्य चीज, दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया था वो ये कि क्या सोशल मीडिया इंपल्सिव, तात्कालिकता से प्रेरित व्यवहार को बढ़ावा देता है? यस। कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमारे बीच में, खासतौर पर ये जो कंप्यूटर जनित या कंप्यूटर कनेक्टेड जितनी भी टेक्नोलॉजी के रूप हैं, वे सारे के सारे आपकी सहजजात वृत्तियों से सीधे जुड़ते हैं। और इस पर कंप्यूटर साइंस के जिन लोगों ने ये कंप्यूटर साइंस का निर्माण किया, वे सारे विद्वान एकमत हैं। इसलिए कंप्यूटर में लिखते समय, कंप्यूटर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी में लिखते समय, और अभी तो क्या है, हर कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जहां एक तरफ आप अधीर हो सकते हैं, मसलन आपकी प्रियंका को आना था दिल्ली, उसने फोन किया था कि वो 9:30 बजे ट्रेन से उतरेगी। वो मालूम पड़ा कि ट्रेन 9:30 बजे नहीं आई और आप बेचैन हैं। पहले क्या था, पहले जब मोबाइल नहीं था तो आप इंतजार नहीं करते थे, आप इंतजार करते थे। स्टेशन पर गाड़ी की सूचना रहती थी, गाड़ी 2 घंटा लेट आएगी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी 4 घंटा लेट आती थी, लेकिन तब भी इंतजार करते थे, लेकिन आप बेचैन नहीं होते थे। लेकिन अभी सूचना है कि गाड़ी 9:30 बजे आएगी, लेकिन 9:30 बजे गाड़ी नहीं पहुंची, तो प्रेमी बेचैन हो गया और वो फोन कर रहा है कि कहां हो, कितनी देर में पहुंचोगी। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, इसने अधीरता को बढ़ावा दे दिया। और पहले जो इंतजार में जो आनंद था, वो इंतजार का आनंद खत्म हो गया। अब हमें पता चल गया कि गाड़ी जो है वो टुंडला में रुकी हुई है, तो हमारी जो क्यूरोसिटी थी, हमारी जो बेचैनी थी, वो बेचैनी खत्म हो गई। अब टुंडला में रुकी हो, टुंडला से आने में 3-4 घंटे लगेंगे। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई, वो किसकी हुई? आप जिस चीज का धैर्य के साथ इंतजार करते थे, वो धैर्य आपके अंदर से खत्म हो गया। और आपकी जो क्यूरोसिटी होती थी, वह क्यूरोसिटी, जो बेचैनी आपके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करती थी, वो क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई। अब आपको रियल टाइम में, आप तत्काल अपने फोन लगाया, पता चल गया गाड़ी टुंडला रुकी हुई, तो आपकी बेचैनी खत्म। आपने इंतजार करने का भी विचार त्याग दिया और कहा कि अब चलते हैं, थोड़ी देर कनॉट प्लेस घूम आते हैं, 3 घंटे बाद ट्रेन आएगी, आ जाएंगे आराम से। तो ये जो तात्कालिकता है और ये जो इंपल्सिव भाव है, इस तात्कालिकता और इंपल्सिव भाव को कंप्यूटर जनित टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ये इंक्रीज करती हैं, वे डिक्रीज नहीं करते। एक और चीज, जो लोग कंप्यूटर पर ज्यादा देर काम करते हैं, उनको नर्व्स संबंधी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ज्यादा देखी गई।
इसलिए ये सही है कि तात्कालिकता एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें है। थर्ड जो क्वेश्चन रमेश गोस्वामी जी ने पूछा था वो ये कि वैचारिक ध्रुवीकरण तो रोजमर्रा के जीवन में भी रहता है, क्या उसे मीडिया का लक्षण और परिणाम कहना उचित होगा? मीडिया का वो परिणाम नहीं है, मीडिया ने तो उसमें सिर्फ ऐड किया है, मीडिया उसे नए रूप में रूपांतरित कर रहा है। मीडिया का कोई अपना निजी कंटेंट नहीं होता, मीडिया का कंटेंट सिर्फ वह होता है जो टेक्नोलॉजी मोल्ड करके बनाती है। टेक्नोलॉजी में चीजें रूपांतरित होती हैं। तो आपके ध्रुवीकरण जो पहले से था, उस ध्रुवीकरण की नेचर, आपके रिएक्शन की नेचर, तात्कालिक प्रतिक्रिया देने की स्थिति, अब इसमें ह्यूमन एलिमेंट काम नहीं करता। अब इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन काम करता है। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला जो है वो कौन है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई समझदार आदमी है, कोई हिस्टोरियन है, कोई साइंटिस्ट है। यहां गधा घोड़ा घास सब बराबर है। लेकिन जब आप मीडिया के बाहर होते हैं और सामने डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं तो आपका एटीट्यूड अलग होता है। आप चीजों को दूसरे ढंग से रिसीव करते हैं और दूसरे ढंग से रिएक्ट करते हैं। तो वैचारिक ध्रुवीकरण में जो एक पर्सनल संबंध और पर्सनल ज्ञान हुआ करता था व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेशन में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में, वो ज्ञान अब गायब है। अब फेसबुक पर ट्वीट करने, लिखने वाली, पोस्ट लिखने वाले, उस पर रिएक्शन लिखने वाले सब एक जैसे हैं, शिक्षित, अशिक्षित, कम शिक्षित, सब एक जैसे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वो सब एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन यहां सब एक जैसे हैं। माने एक मूर्ख व्यक्ति का इतिहास ज्ञान और रोमिला थापर का इतिहास ज्ञान एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फेसबुक में एक जैसे हैं। तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आप उसे रोक थोड़ी सकते हैं। तो ये एक जो एक पहचान उसके साथ जुड़ी हुई थी, वो ज्ञान और विवेक सम्मत जो पहचान थी, उस ज्ञान और विवेक सम्मत पहचान को इस ध्रुवीकरण ने एकदम खत्म कर दिया है। अब सब एक जैसे हैं। इसलिए ये परिणाम मैं इसे नहीं मानता कि मीडिया का परिणाम है ध्रुवीकरण। मीडिया एक महत्वपूर्ण कारक जरूर है उसमें, उसने उसे एग्रीवेट किया है, उसे बढ़ावा दिया है। ये कल बुनियादी तौर पर 3 सवाल थे। एक सवाल अक्षय बकाया ने, जो पेरिस में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी लिखा था कि क्या मैं फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं करूं। मैं तो बात ही शुरू यहां से की कि मुझे जेरोन लेनियर की बातें अच्छी लगती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है, लेकिन मैं उसकी इस बात से सहमत नहीं हूं जो कि उसने व्यंग में लिखी है कि फेसबुक, ये सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो। उसकी तर्क इसी पुस्तक में, उसके तर्क हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। अब हम एक दूसरी चीज जिस पर के बातचीत करना चाहेंगे, जो कि आज की मुख्य चीज है। वो मुख्य चीज क्या है? वो मुख्य चीज ये है कि हमने आज विषय रखा था कि सोशल मीडिया में मूर्खता का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ। कल मैंने कई पहलू सोशल मीडिया के संदर्भ में मैंने आपके सामने रखे। सोशल मीडिया में एक सिस्टम है, एक मशीन है जिसे हम लोग कहते हैं बूमर, और ये एक तरह से आंकड़े की मशीन है। ये आंकड़ा करेक्ट करती है, आंकड़े को के आधार पर वो संयोजित और समायोजित करती है और राय बनाने में मदद करती है।
और ये कंप्यूटर के क्लाउड में रहती है। इसका काम ही है कि ये निरंतर आंकड़ों को कलेक्ट करना, उनका मूल्यांकन करना। और ये जो आंकड़े होते हैं इनमें बहुत सारे आंकड़े रियल भी नहीं होते। ये आंकड़ों के मूल्यांकन के जरिए ये बताती है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, या एक समुदाय विशेष या जिन व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे किए गए, वे लोग वे किस दिशा में सोचेंगे और किस दिशा में जाएंगे। जो बूमर जो मशीन है, जो एक तरह से सांख्यिकी की मशीन है, जो कि जिसका काम ही है आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का मूल्यांकन करना। और आंकड़ों का मूल्यांकन करते समय वह एक एवरेज निकाल के हमारे सामने रखती है, और उस एवरेज के आधार पर, उस औसत के आधार पर वह भविष्यवाणी करती है। मसलन वे ये कह ही सकता है कोई उनसे, या वो ये अपने प्रयत्न पर भी कर सकते हैं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी पिछले 10 साल से फेसबुक पर एक्टिव है, उनके डाटा निकाले जाएं और डाटा निकाल के बताया जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में सोच रहे हैं, किधर जा सकते हैं। और ये जो बूमर मशीन है ये फीडबैक का काम करती है। वो जगदीश्वर चतुर्वेदी की सारी गतिविधियों की मीमांसा करेगी, उसका डाटा इकट्ठा करेगी। उस डाटा को इकट्ठा करते समय वो एक सिरे से वो ये पता करके बताएगी कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसमें लाभ भी और नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि अगर कोई शैतान सरकार हो तो वो इस डाटा का दुरुपयोग भी कर सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। आज से कई साल पहले, आप इंटरनेट पर जाइए, मिल जाएगी वो, तो जस्ट अभी याद आ रही है रैंडमली। कई साल पहले एक लड़का रेगुलर, घटना ये हुई थी कि कुछ शरारती लोगों ने लंदन में मेट्रो स्टेशन पर बम विस्फोट किया, और बम विस्फोट की वजह से बहुत सारी हलचल मची, बहुत नुकसान हुआ, और बम विस्फोट करने वालों को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई, और उस चक्कर में इंटरनेट की सर्चिंग भी शुरू हुई। तो इंटरनेट के जरिए जब सर्चिंग शुरू हुई और बूमर मशीन की मदद ली गई, तो मालूम पड़ा कि एक लड़का है जो कि लगातार पिछले कई साल से लाइब्रेरी जाता है, और लाइब्रेरी में जाके वो सिर्फ बम की किताबें निकालता है, बम बनाने की किताबें निकालता है, उन्हीं किताबों को पढ़ता है। वो इंटरनेट पर जाता है तो बम बनाने की विधि वाली वेबसाइट पर जाता है, उनको पढ़ता है और अपनी नॉलेज बनाता है। पुलिस गई और उसने लाइब्रेरी में चेक किया, तो लाइब्रेरी से वही किताबें निकाली गई थी। उस क्योंकि वहां लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड, अब जो कुछ निकालते हैं वो सब कंप्यूटर में, तो वो एक सेकंड में खंगाल के उन्होंने पता कर लिया। उसका डिटेल्स निकाला गया कि वो लड़का पिछले कई साल से सिर्फ बम बनाने की विधि ही पढ़ रहा है और बम बनाने के बारे में ही सोच रहा है। वह ऐसा लड़का जो कि उस मेट्रो स्टेशन पर गया नहीं, वह ऐसा लड़का जिसने कभी जीवन में विस्फोट नहीं किया, कभी किसी बदमाश से जिसकी साठगांठ नहीं, संबंध नहीं। लंदन की पुलिस ने इस डाटा के आधार पर उस लड़के को पिकअप कर लिया और यह सिद्ध कर दिया कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि यह बम बनाने के बारे में सोच रहा है और बम बनाने के बारे में पढ़ रहा है। उसे सजा हुई, वो जेल में अभी। उस लड़के ने कोई अपराध नहीं किया था। लंदन में जो बम विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के साथ में उस लड़के का कोई संबंध नहीं था। तो ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन एक तरह से किसी भी व्यक्ति के पीछे लगा के उसे आप तहस नहस कर सकते हैं। हुआ है ना हमारे यहां। एक टाइम था, अब आपने माओवादियों पर पाबंदी लगा दी। तो माओवादियों पर जब आपने पाबंदी लगा दी तो मालूम पड़ा जिनके घर माओवादियों का साहित्य पकड़ा गया, उनको भी पकड़ने और कहा कि प्रतिबंधित साहित्य ये आपके घर में नहीं रह सकता।
तो जो प्रतिबंधित संगठनों की वेबसाइट है, प्रतिबंधित संगठनों के यूट्यूब हैं, उन्हें जो कोई देखेगा, उन्हें पुलिस आसानी से देशद्रोही का गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन करती क्या है कि ये आंकड़ों के संकलन, संयोजन, मूल्यांकन का काम करती है और ये एक एवरेज समझ बनाती है। ये जो हमारे महान प्रधानमंत्री हैं, संयोग से इस बूमर मशीन के ये बाई प्रोडक्ट हैं। इनके जो लोग हैं वो इस बूमर मशीन के मास्टर हैं। अगर इस बूमर मशीन के जरिए ये पता किया जाए कि भाई हिंदुस्तान में या दिल्ली में पेड़ काटने से पर्यावरण पर क्या नुकसान होगा, तो बूमर मशीन से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इनसे ये पूछिएगा, बूमर मशीन से ये पूछिएगा फेसबुक वालों से, ट्विटर वालों से यह पूछेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर और उसके जरिए जो पर्यावरण की हानि हो रही है उसको लेकर पोस्ट लिखी है। उनके नाम, पते बताओ, उनके डिटेल्स बताओ। जो सरकार के खिलाफ लिखते रहे उनके डिटेल्स बताओ। पिछले दिनों फेसबुक ने 40,000 लोगों की लिस्ट भारत सरकार को सौंपी है, क्यों भारत सरकार ने मांगी है। किसने मांगी है ये? तहकीकात करने के लिए। अब किसके पीछे लगा जाए। तो बूमर मशीन जो है वो एक तरह से स्टैटिस्टिकल मशीन है, एक सांख्यिकी की मशीन है जो कि आंकड़े संकलित और आंकड़े विश्लेषित करने का काम करती है। और ये एक तरह से दिमाग भी है इस सोशल मीडिया का। हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते और इसके बारे में सोचते ही नहीं, बहस ही नहीं करते। इसमें 6 महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, तत्व हैं जो कि विचार करने योग्य हैं। इसमें पहला तत्व जो है वो ये है कि ये लोगों का जो सोशल मीडिया में रहते हैं उनका ध्यान खींचने की इसके अंदर एक खास तरह की टेक्निक है और वो ध्यान खींचने की टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान खींचने की टेक्निक के जरिए ही जो लोग इस टेक्निक के साथ में समय, पैसा खर्च करना चाहें, वे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वे अंतरिक्ष की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में अपनी हेजेमनी स्थापित कर सकते हैं। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप ने जो पहला जो इलेक्शन जीता, दूसरे में तो वो हारे, पहला जो इलेक्शन जीता, उस इलेक्शन में उन्होंने इस टेक्निक का और इस मशीन का सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अमेरिका में उनके लिए काम करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, वैसी कंपनियां तैयार नहीं थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। वो सारी की सारी कंपनियां डेमोक्रेट्स के साथ थी। तो ट्रंप ने रूस की कंपनियों की मदद ली और रूस से कम 35 वेबसाइट लॉन्च की गई और उनका काम ही यही था कि अमेरिका के घर घर में ट्रंप को पहुंचाना। और उन्होंने अमेरिका के घर घर में ट्रंप को पहुंचा दिया। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सारा मीडिया था, अमेरिका का ट्रंप के खिलाफ सारा टेलीविजन चैनल्स थे। इसके बावजूद ट्रंप जीत गया। फेसबुक के मालिक ने, मार्क जुकरबर्ग ने, अमेरिकी सीनेट के सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने फेसबुक के जरिए ट्रंप के पक्ष में फेक न्यूज का बड़ी संख्या में प्रसारण किया, क्योंकि वह एक खास तरह के माइंडसेट को वो तय करते हैं कि किस इलाके में कितने लोगों को कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। वो एक डाटा निकालते हैं कि ये लोग हैं, ये हाशिए पर बैठे हैं।
नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि इस डाटा को, इस बूमर मशीन को सबसे इफेक्टिवली उसने इस्तेमाल किया और उन लोगों को, उनके मैसेज को, उनके फेसबुक पन्नों को, उनके ट्विटर को, उनके व्हाट्सएप को हर लेवल पर टारगेट किया गया। और किस लिए टारगेट किया गया ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इसका जो पहला एलिमेंट है वो ये ध्यान खींचने वाला एलिमेंट है। ये अपनी तरफ, यानी जिस विषय को आप केंद्र में लाना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान खींचो। और ये ध्यान खींचने का काम कब होता है? जब आप ऑनलाइन हो। जाहिर है कि सब लोग ऑनलाइन नहीं भी होते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन होते हैं उनका तत्काल ध्यान खींचा जाता है, जो ऑनलाइन नहीं होते हैं उनको फीडबैक के जरिए ध्यान खींचा जाता है। और यह कोशिश की जाती है जो ऑनलाइन नहीं है वे अब ऑनलाइन रहें। यह बूमर मशीन करती है। और लगातार लोगों के अंदर यह चीज पैदा की जाती है कि वे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को माने और ऑनलाइन एक्सपीरियंस से गुजरें। रियल एक्सपीरियंस नहीं, ऑनलाइन एक्सपीरियंस। और इस पूरी प्रक्रिया ने भारत को ही नहीं सारी दुनिया के देशों को प्रभावित किया है। ऑनलाइन एक्सपीरियंस से गुजरने का जो बूमर मशीन का जो खेल है ये सबसे घटिया और सबसे गंदा खेल है। जरेन लोनियर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ईंधन भी है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में जो इनकम है, सोशल मीडिया में जो फ्लो है, सोशल मीडिया में जो लोगों का आवागमन है, उसको बनाए रखने में इस एलिमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना इसके सोशल मीडिया चल ही नहीं सकता। सोशल मीडिया बिजनेस ही नहीं कर सकता अपना। और ये जो ईंधन है इसके जरिए लोगों के आचार व्यवहार इन दोनों में मैनिपुलेशन भी किया जाता है। अब आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सोशल मीडिया ने आपको कन्विंस कर दिया कि कोरोना में आप अपने पीड़ित के पास नहीं जा सकते। सारा हिंदू समाज कन्विंस हो गया, सारा मुस्लिम समाज कन्विंस हो गया। अब किसी को चिंता नहीं है कि हिंदू के संस्कार हुए कि नहीं हुए, किसी को चिंता नहीं है कि मुस्लिम के अंतिम संस्कार हुए कि नहीं हुए ठीक से। क्योंकि ऑनलाइन जो कहा जा रहा है उसे मानो, ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है उसे मानो। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जो लोग प्रोटेक्शन के साथ बॉडी लेकर जा रहे हैं उनको कोरोना उस तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है। तो नाते रिश्तेदारों भी जा सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ में, वो देख भी सकते हैं बॉडी को, लेकिन नाते रिश्तेदारों को बॉडी नहीं देखने दी जाएगी। खाली एम्बुलेंस गाड़ी के साथ जो लोग जा रहे हैं और जो वो मुर्दे को ले जाएंगे, वो वहां दफनाएंगे या वहां जलाएंगे, उसके साथ में वो चीज खाली प्रोटेक्शन की चीज जुड़ी हुई है। बाकी लोगों के साथ तो समझा दिया गया कि कोई मरे कोरोना से तो पास मत जाना। और इसमें ट्रेजेडी कितनी घट रही है और कॉमेडी कितनी घट रही है आप मुझसे अच्छा जानते हैं। अखबार और वेबसाइट भरी पड़ी है इस तरीके ट्रेजेडी और कॉमेडी से। तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच में इसने एक फांक पैदा की। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब कन्विंस है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कहा जा रहा है। और हमें यही समझाया गया पिछले 7 साल में कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण और प्रामाणिक एक्सपीरियंस है। तो वह व्यक्ति जो ऑनलाइन रहता है, जो फेसबुक में रहता है, ट्विटर में रहता है, इंस्टाग्राम में रहता है, जो कि अखबार पढ़ता है ऑनलाइन ही, जो वेबसाइट पढ़ता है ऑनलाइन ही, जो कि व्हाट्सएप पे रहता है, वह सामान्य तौर पर जाके बाजार को देखने के लिए और बाजार को देख के अपनी समझ बनाने के लिए तैयार नहीं है।
आप दिल्ली में जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, आप उत्तर प्रदेश के शहर में किसी भी मार्केट में जाइए, गुजरात में किसी भी शहर के बाजार में जाइए, आप लोगों से पूछिए, बाजार में जो दुकानदार है उससे पूछिए, उसके अनुभव को पूछिए, ऑल इज वेल, तो आपको मालूम पड़ेगा ऑल इज वेल कहीं नहीं है, बल्कि बहुत बुरी हालत है। लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यह चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपके दिमाग की जो नाकेबंदी की गई है, आपके जो आचरण को जो मोल्ड कर दिया गया है, वो किस दिशा में मोल्ड कर दिया गया है? वो मोल्ड कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन जो कहा जा रहा है, ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं पर विश्वास करें। और आप आंख मीच के ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर विश्वास करते हैं, आप रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उन पर विश्वास नहीं करते। रियल लाइफ के एक्सपीरियंस क्या है? ऑनलाइन का एक्सपीरियंस यह है कि माइग्रेशन हुआ ही नहीं, आपको कहीं किसी भी तरह की ऑनलाइन कवरेज नहीं मिलेगी मजदूरों ने माइग्रेट किया। आपको किसी भी तरह का कवरेज नहीं मिलेगा करोड़ों मजदूरों की नौकरी चली गई, क्योंकि आपके दिमाग में बिठा दिया कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस इज ए रियल एक्सपीरियंस। ऑनलाइन जो न्यूज होती है वो सही होती है, आप उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन ऑनलाइन तो ये आया ही नहीं। रियल लाइफ में क्या घटा? रियल लाइफ में यह घटा कि लोगों की नौकरी चली गई। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो बूमर जो आंकड़ा मशीन है, ये आंकड़ा मशीन ये मैनिपुलेशन में सबसे बड़ी मदद करती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, सोशल मीडिया के सिद्धांतकार हैं, वे कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन का एम्पायर है बूमर मशीन। और मैनिपुलेशन के एम्पायर होने के नाते ये आपके आचरण को सीधे प्रभावित करती है और खासतौर पर नकारात्मक आचरण को पैदा करने में यह बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा करती है। इसलिए आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोचना, मजदूरों के पक्ष के बारे में सोचना, किसानों के अधिकारों के बारे में सोचना, लोकतंत्र के बारे में सोचना, ये पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं उनके दिमाग में इस तरह का भूसा भर दिया गया है कि वे अब इन सब चीजों से नफरत करते हैं। उनके दिमाग में यह चीज बिठाई गई है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक बेकार चीज है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर अटैक करने के लिए, कुतर्क करने के लिए आपको हजारों पोस्ट मिल जाएंगी। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एम्पायर है ये बूमर, और यहां से ही सारी चीजें गड़बड़ी शुरू होती है। दूसरी चीज कि जब आप पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के शिकार होंगे और नेगेटिव चीजों पर ज्यादा आपका ध्यान जाएगा। मसलन अगर मुझसे पूछे आप, हिंदू धर्म में तमाम सकारात्मक धारणाएं और धाराएं हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व एक नकारात्मक आइडिया और विचारधारा है। तो सोशल मीडिया ने किस पर जोर दिया? सोशल मीडिया ने हिंदू धर्म की सकारात्मक चीजों पर जोर नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं खींचा। सोशल मीडिया ने जोर दिया हिंदुत्व पर। 2 मंदिर बने इस बीच में। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। अयोध्या के राम मंदिर के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद में शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद में अब नींद लग गई है, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, हजारों करोड़ रुपए का इकट्ठा हो गया है पैसा। इसी बीच में एक और मंदिर बनके हैदराबाद के पास में तैयार हुआ है, जो कि तेलंगाना सरकार ने बनाया, जिसे रामानुज आचार्य का मंदिर कहते हैं। हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते उसके बारे में। बहुत शानदार मंदिर बना है वो। करीब 1500 करोड़ रुपया उस मंदिर के निर्माण पर खर्च किया गया है।
अगर रामानुज के मंदिर और उसके पीसफुल निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान जाएगा लोगों को, तो लोगों को ये जो नेगेटिव जो प्रक्रिया है राम मंदिर के निर्माण की, इसको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन लोगों के जहन में रामानुजाचार्य के मंदिर के निर्माण के खबर को पहुंचने ही नहीं दिया गया। खबर कौन सी पहुंची? राम मंदिर के निर्माण की। तो ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन का जो पहला एलिमेंट है वो ये कि आप ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर विश्वास करो। ऑनलाइन एक्सपीरियंस किसका है? राम मंदिर का, रामानुजाचार्य के मंदिर का नहीं है। रामानुजाचार्य जो है वो बहुत बड़े लिबरल संत थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने प्रभावित किया। रामानुजाचार्य ऐसे संत थे जिन्होंने कि सनातन धर्म की तमाम किस्म की रूढ़ियों को हर स्तर पर चुनौती दी। तो जाहिर है कि हिंदुत्व की रक्षा में जो संगठन जुटे हुए हैं उनके लिए तो पहली चुनौती यह है कि ये रामानुजाचार्य के मंदिर की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए ज्यादा। आप सर्च करके देखिए कितनी खबर है उसकी इंटरनेट पर, और आप ये सर्च करके देखिए कि राम मंदिर के निर्माण की कितनी खबर है, आपको उसका अनुपात पता चल जाएगा। तो ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन जो है ये एक तरह से नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव विचारधारा, नेगेटिव एटीट्यूड्स, नेगेटिव संस्कार इनको फलने फूलने का मौका देती है और प्रसारित होने का मौका देती है। सवाल यह है कि इस तरह की नेगेटिव चीज को क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी ये बूमर मशीन के जरिए। इसमें एक अद्भुत मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि इसमें ऑपरेट करती है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि साधारण आदमी जब ऑनलाइन जाता है तो ऑनलाइन, अब एक और भी चीज हुई है, आपने एक चीज नोटिस की, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक चीज पर जोर दिया जा रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग करो, ऑनलाइन पेमेंट दो। नरेंद्र मोदी के पहले ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ये बहुत नीचे थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद और खासतौर पर पिछले 3 साल में ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट, हर चीज ऑनलाइन करेंगे। इसके जरिए हुआ ये कि वे जो लोग ऑनलाइन नहीं थे, वे लोग जो कंप्यूटर के बाहर थे, वे लोग जो स्मार्टफोन के बाहर थे, उन सबको स्मार्टफोन और कंप्यूटर के दायरे में घसीट के लाया गया है, जिससे कि उनके दिमाग की और उनकी हरकतों की, उनके विचार की, उनकी आदतों की रीडिंग की जा सके और उनको मैनिपुलेट करके इस्तेमाल किया जा सके। तो अब ऑनलाइन में कौन सी चीज है जो आपको अपील करती है? अब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं हम लोग, सब लोग करते हैं। तो ऑनलाइन खरीदारी करते समय कौन सी चीज दिमाग में रहती है? ये चीज रहती है कि एक्स्ट्रा कहां मिल रहा है। अगर अमेजोन पे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अमेजोन से लेंगे, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट से लेंगे, किसी और पे मिल रहा है तो वहां से लेंगे। एक्स्ट्रा कहां मिल रहा है, किस चीज पे एक्स्ट्रा मिल रहा है? या फिर यह कि वो जो रिवार्ड्स पॉइंट होते हैं, उन रिवार्ड पॉइंट्स की खोज कर रहा है वो। इस एक्स्ट्रा कहां मिल रहा है, रिवार्ड पॉइंट्स कहां मिल रहे हैं, या हमको कैशबैक कहां मिलेगा, इसमें कौन सी चीज है जो आपके जहन में उतारी जा रही है? कौन सी चीज है जो आपके अंदर एक एडिक्शन की तरह पैदा की जा रही है? वो ये कि आप जब खरीदारी करने जाएं, पहले जाते थे हम बाजार खरीदारी करने के लिए, बातचीत करते थे और खरीद के चले आते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे। महंगी चीज खरीदते थे तो सोचते थे। तो अब ऑनलाइन परचेजिंग और ऑनलाइन जो ऑर्डर है, इसमें जो रिवार्ड्स की जो खोज है, इसने एक टेंडेंसी पैदा की है दोनों तरफ। वो है पैसा कमाने की टेंडेंसी, कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए।
कंज्यूमर भी कमाने की कोशिश कर रहा है, कंज्यूमर जिस कार्ड से पेमेंट दे रहा है वो बैंक भी कमाने की कोशिश कर रही है, और वह कंपनी भी कमाने की कोशिश कर रही है जिसका आप माल खरीद रहे हैं। तो तीनों तरफ ये एक नई चीज सेंटर में आई है कि अब लोगों को बार बार इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि वे पैसा कमाने की कला विकसित करें, कि कैसे अधिक से अधिक पैसा रिवार्ड के तौर पर मिले। और ये जो रिवार्ड के तौर पर जो और पेमेंट जो हम ऑनलाइन देते हैं, इन सबके जरिए और ऑनलाइन जो लगातार जो हमारा आना जाना है, लिखना है, पढ़ना है, इसके जरिए एक फेस किस्म की पावर और पैसा, जो पैसा आता है वो भी फेक आता है, वो रियल में पैसा नहीं आता, वो तो आपके खाते में चला जाएगा, आपके कार्ड में चला जाएगा, आपके हाथ में कैश थोड़ी आएगा। आपको वो कंपनी का आपने फ्रिज खरीदा है और फ्रिज पर आपको 9,000 रुपया कैशबैक मिला है, तो वो कैशबैक आपके अकाउंट में चला जाएगा। कैशबैक में कैश 9,000 रुपया दुकानदार आपके हाथ में निकाल के नहीं देता। तो आप जिस पैसे को आप अपनी ताकत समझते हैं वो फेक है, वो करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ कागज पर लेन देन हुआ है। तो आपको न तो रियल पावर मिलती है और न रियल सेंस में आपको संपत्ति मिलती। मजा तो तब होता है जब मैं फ्रिज खरीदने गया और फ्रिज खरीदने के साथ में 9,000 का कैशबैक, मैंने पूरा पेमेंट दिया है, तो 9,000 रुपया कैश निकाल के मुझे दुकानदार मेरे हाथ में देता, लेकिन दुकानदार ने 9,000 रुपए मुझे निकाल के नहीं दिए। दुकानदार ने मुझसे जो पेमेंट लिया वो कार्ड से पेमेंट लिया, मैंने भी कैश निकाल के दुकानदार को नहीं दिया। मैंने किससे पेमेंट दिया? कार्ड से पेमेंट दिया। तो मुद्रा तो चलन में है ही नहीं, खाली आंकड़ा चलन में है। तो आप एक फेक पावर और फेक पैसा, इस धोखे नशे में आप रहते हैं, और यही बहुत बड़ा माइंड गेम है जो कि आपके साथ खेला जा रहा है। और जब आप इस माइंड गेम के शिकार होते हैं तो फिर आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ नहीं जाता। अब आप देखते हैं कहां से ज्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और यही वह जगह है जहां कि व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति में रूपांतरित हो जाता है। तो आप जो ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन आते हैं, तो ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन परचेज करना, ऑनलाइन खरीदारी में रिवार्ड्स पॉइंट लेना, ऑनलाइन खरीदारी में पेमेंट देना और उसमें फेक पावर और फेक पैसे का एक्सपीरियंस गेन करना और उसमें एक अपने को ताकतवर महसूस करना, यही वह उस मूर्ख व्यक्ति का लक्षण और रूपांतरण है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है बूमर टेक्नोलॉजी का, वो ये कि ये बूमर टेक्नोलॉजी ये हर एक से टकराती है, ये भी कह सकते हैं हर एक किस सिर से टकराती है। ठेठ भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके सिर पर पत्थर मारती है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी अहरनिश निगरानी में है इसके। ये जब से स्मार्टफोन आया है, जब से ये कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के आने के बाद कोई व्यक्ति, ये जो लगातार जो आपको इंसिस्ट किया गया ना कि आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन पेमेंट दीजिए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, ये हर चीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल का आपके पॉकेट में होना, ये इस बात की सूचना है कि आप 24 घंटे निगरानी में हैं। आपके ऊपर सरकार 24 घंटे जासूसी कर रही है। और ये जो निगरानी है, यही वह चीज है जो कि मूर्खता के वर्चस्व को स्थापित करने में मदद करती है। इस क्रम में दो चीजें तेजी से घट रही हैं, यानी इस अहरनिश निगरानी के या सिर टकराने की जो कला जो बूमर टेक्नोलॉजी ने विकसित की, वो ये कि पहली चीज ये कि प्रत्येक व्यक्ति के डिवाइस
की जासूसी और निगरानी हो रही है और उसे जासूसी और निगरानी तंत्र से जोड़ दिया गया हर डिवाइस को। अब कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जो कि जासूसी और निगरानी तंत्र से जुड़ा ना हो। तो जो लोग खुशी खुशी स्मार्टफोन लेते हैं और खुशी के साथ रखते हैं और खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत महंगा फोन खरीदा, बहुत अच्छा फोन खरीदा, वे भूल जाते हैं कि वे फोन नहीं खरीद रहे बल्कि अपने ऊपर एक जासूसी का एक तंत्र का अंग खरीद रहे हैं। और ये जो जासूसी है किस लिए है? आपकी प्रतिक्षण की गतिविधियों की नजरदारी के लिए। आपका प्रतिक्षण का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। आप किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किन विषयों पर बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, किन से मिलते हैं, किन से नहीं मिलते हैं, आपकी रुचि क्या है, आप किस तरह की परचेजिंग करते हैं, किस तरह की परचेजिंग नहीं करते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, किनके संपर्क में हैं, किनके प्रति आपके इमोशनल रिएक्शन किस तरह के हैं और किन परिस्थितियों में रहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके इस निगरानी तंत्र के जरिए एकत्रित की जा रही हैं। यहां तक कि आपकी चेहरे की भाव भंगिमा कैसी है, कब गुस्सा होते हैं, कब प्यार से बोलते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, ये जो सारा डाटा जो आपका एकत्रित किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए एकत्रित किया जा रहा है और ये एकत्रीकरण बेसिकली आपकी प्राइवेसी का अतिक्रमण है। लेकिन हमारे यहां अभी इस बात को कोई समझता ही नहीं है। प्राइवेसी के अतिक्रमण को, प्राइवेसी की नीति को तो कोई मानता ही नहीं है कि हमारे यहाँ तो प्राइवेसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि ये सारी चीजें अपने आप करता रहता है, जिसको कि एल्गोरिथम कहते हैं। मैं उसे स्वचालित समायोजन कहता हूं। ये डाटा एक दूसरे को जोड़ता रहता है। मसलन अगर मैं नक्सल किस्म के लोगों से बात करता हूं तो मेरी बातें नक्सल किस्म के लोगों के साथ में और दूसरे वैसे ही लोगों के साथ में जोड़कर फिर देखी जाएंगी और मुझे कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और ये काम बूमर मशीन बड़ी आसानी से और ऑटोमेटिक तरीके से करती है। और इसके आधार पर वे पूर्वानुमान लगाते हैं और पूर्वानुमान के आधार पर फीडबैक तैयार करते हैं। और यही वह चीज है दिल्ली के दंगों में कई व्यक्तियों के खिलाफ जो कि एकदम निर्दोष, जिनके घर जलाए गए, जिनके खुद नुकसान हुए, उनमें से 3 लोगों की कल जमानत हुई है और भी कई लोगों की जमानत हो चुकी है। किस चीज को आधार बनाया गया? मोबाइल कनेक्शन। वो उस समय वो मोबाइल कहां था, दंगा जहां हो रहा है वहां वो व्यक्ति था कि नहीं था, इसके लिए प्रमाण क्या है? उसका मोबाइल, वो मोबाइल वहां था। अरे मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां मेरे पास मोबाइल भी है। अगर खुदा ना खास्ता दंगा हो जाए और सरकार मुझे दंगे में लाभ दे, मेरा दंगे से कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार के पास में एक ही प्रमाण है कि ये वहां थे, घटना स्थल के पास थे। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि इनका देखिए मोबाइल उस समय सर्वेलेंस में था और वही था। तो वो तो होगा ही। मैं तो घर है मेरा, यहां मेरे घर में अगर मेरा मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये जो स्मार्टफोन के जरिए जो तमाम किस्म की आपकी ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए तमाम किस्म की जो आपकी निगरानी है, वो निगरानी आपके ऊपर इसलिए नहीं है कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहती है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहती होती तो सरकार का एक आईपीएस ऑफिसर अपने साथ अपनी जीप में 2 आतंकवादियों को बिठा के आराम से वो जम्मू कश्मीर से चल दिया जी।
जिसे सस्पेंड किया इन लोगों ने बाद में, जब वो चीज एक्सपोज हुई। आप एक साधारण नागरिक को साधारण सी चीज पर, सर्वेलेंस पर लाके आप उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर को आपको सस्पेंड करने में आपको पसीने छूट गए। जब आपके यहां इतनी निगरानी है, इतना सर्वेलेंस है, तो ये तो पूछा ही जा सकता है ना, फिर ये आतंकवादी इतने सक्सेसफुल क्यों है कि वे रोज आए दिन हमले कर देते हैं? क्यों नहीं रोक पाते आप? सो राष्ट्र की सुरक्षा से इसका कम संबंध है, इसका संबंध है नागरिकों पर निगरानी और नागरिकों की आचार व्यवहार पर नजरदारी और उनके आचार व्यवहार को कैसे मोल्ड किया जाए। आज के आप भास्कर अखबार में खबर उठा के देखिए, आप कानपुर के नेताओं की, जो सरकारी दल है उसके नेताओं की खबरें हैं कि कैसे उनके अपराधियों से संबंध है। सरकार नहीं जानती, सरकार अपराधियों के फोन कॉल ट्रेस नहीं करती, देखती नहीं है। उन्हें जेएनयू के लड़कों के फोन कॉल के बारे में मालूम है, जिनको झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया है। उन्हें उनके बारे में नहीं मालूम। मैं जो चीज रिपीट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन का एक बहुत महत्वपूर्ण, और सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वह ऑनलाइन कम्युनिकेशन को निगरानी में वो लेता है। और ये निगरानी की कला सबसे पहले शुरू की जब फेसबुक ने सीआईए के साथ अपना गठबंधन किया। जिस समय गठबंधन किया था, मैंने तब भी लिखा था, तो अमेरिका में हर एक नागरिक के ऊपर निगरानी और नजरदारी है। लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट आया है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, हमारी प्राइवेसी की रक्षा होगी, लेकिन अमेरिका में प्राइवेसी की रक्षा नहीं हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला लोगों को। तो ये जो स्वचालित बूमर मशीन के जरिए जो स्वचालित जो आपका समायोजन है, आपकी सारी गतिविधियों की निगरानी है, छानबीन है, पड़ताल है, इसमें मूल थ्रस्ट यह है कि आपके आचार व्यवहार को कैसे बदला जाए, उसको कैसे सरकारी प्रोपेगेंडा के तहत खड़ा किया जाए। और यही वो जगह है जहां से कि बड़े पैमाने पर लोग जो सोशल मीडिया में आए, जो स्मार्टफोन में आए, वो धीरे 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 करके शिफ्ट होते चले गए। तो एक तरफ बीजेपी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की आंधी शुरू की कि हमें 40 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाने। काहे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने आपको? क्योंकि आपको ये जो बूमर मशीन है, इसके जरिए आपको लोगों के आचार व्यवहार इन सब पर हमला करना है, उसे मोल्ड करना है। एक थर्ड एस्पेक्ट जो जरूरी एस्पेक्ट है वो ये कि हर व्यक्ति के पास में अपना एक कंटेंट होता है, लेकिन बूमर मशीन की ब्यूटी है कि वह उस व्यक्ति के कंटेंट की बजाय उसकी जबान पर वो अपना कंटेंट उतारती है। उनकी कोशिश ये होती है कि लोगों की जुबान पर वह कंटेंट उतारा जाए जिसको कि वे चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली है, प्रोपेगेंडा के लिए पैसा मिला है, वो कंटेंट लोगों की जुबान पर लाया जाए। और ये काम स्वचालित जो समायोजन की प्रक्रिया है और ये जो कलेक्शन की प्रक्रिया और नियंत्रित और निर्देशित करने की प्रक्रिया है, इसके जरिए बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति के निजी अनुभव क्या है, इन्हें देखो। और ये काम तरह तरह से उसकी जो फीडबैक एकत्रित की जा रही है, वो क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या खरीदता है, क्या सोचता है, इसके जरिए जो उसकी फीडबैक ली गई है,
इससे उन्हें एक चीज का तो अंदाजा लगता है, जिसे हम लोग भी जानते हैं, कि हर एक आदमी की देखने की नजर अलग अलग होती है। हर एक आदमी अलग अलग तरीके से खरीदता है, सोचता है, पढ़ता है, वो चीजों को भिन्न नजरिए से देखता भी है। अब ये एक जो भिन्नता है, ये एक बड़ी चुनौती है भारत में, भारत जैसे विशाल देश में, कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, नरेंद्र मोदी हिंदी भाषी क्षेत्र में अपने साइबर टीम के जरिए सक्सेसफुल क्यों हैं और बंगाल में क्यों नहीं है? तो नरेंद्र मोदी की जो साइबर टीम है वो बंगला नहीं जानती, और बंगला में काम करने की उसके पास, और बंगला संस्कृति का उसके पास में कोई अभ्यास है ही नहीं। वो बंगला को समझ ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी नहीं समझते खुद, तो उनकी टीम कहां से समझेगी? तो नरेंद्र मोदी की सारी फीडबैक थी इस बार बीजेपी 200 के पार, लेकिन कहां गई सबको मालूम। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये प्रोपेगेंडा, ये फीडबैक वे लोगों की जुबान पर उतारने में इसलिए सफल हुए क्योंकि बूमर मशीन को इस बात के लिए तैयार किया गया कि लोगों से जो कहा जाए लोग उस पर विश्वास करें। बूमर मशीन लोगों को यह बताती है कि आप भिन्न तरीके से क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, और इसे कैसे बदला जा सकता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले सेक्युलरिज्म को एक कॉमन हेरिटेज के तौर पर, कॉमन विरासत के तौर पर, एक साधारण बहस के एक अंग के तौर पर लिया जाता था कि हिंदुस्तान की जो सबसे मूल्यवान चीज है वो धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कैंपेन ने, और नरेंद्र मोदी के जो साइबर कैंपेन ने स्पेशली, धर्मनिरपेक्षता को एकदम कॉमन डिस्कोर्स से, कॉमन सेंस से एकदम खदेड़ के बाहर कर दिया। तो ये जो लोगों की जुबान पर तयशुदा सामग्री को कैसे उतारा जाए, इसके लिए जरूरी है कि मैनिपुलेशन के जरिए सत्य को बदला जाए। उन तर्कों की तलाश की जाए जिनके जरिए आप लोगों को भिन्नता से देखने से रोक सकें। अब लोगों के दिमाग में एक चीज बिठाई गई है कि हिंदू सब एक जैसे होते हैं। वास्तविकता यह, हिंदू एक जैसे नहीं होते। हिंदुओं में जो विभिन्न जातियां हैं वे भी एक जैसी नहीं है, उनमें भी संस्कार एक जैसे नहीं है। लेकिन कैंपेन है और लोग कन्विंस हैं कि हिंदू एक जैसे होते हैं। तो ये जो बूमर मशीन है, ये बूमर मशीन जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आइडियोलॉजिकल काम जिसने किया है वो ये कि सब हिंदू एक जैसे होते हैं। हिंदू पहले कभी एक जैसे थे नहीं, हिंदू फ्रीडम मूवमेंट में भी एक जैसे नहीं थे, हिंदू आज भी एक जैसे नहीं है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन आने के आदी हो गए हैं वे हिंदुत्व की विचारधारा के संदर्भ में सोचने लगे, वो हिंदू धर्म के संदर्भ में नहीं सोचते। तो जब आपके विचार बदलने का चैलेंज होता है और आपको एक भिन्न नजरिए से देखने का चैलेंज होता है, तो पहली सीढ़ी उसकी ये होती है कि आप जो पहले सोचते थे उस संदर्भ में आपको पहले निष्क्रिय किया जाए। तो जो बूमर मशीन ने कैंपेन किया, वो कैंपेन ये किया कि उसने पहले से प्रचलित विचारों को, मानने वालों को, उनके दिमाग को निष्क्रिय किया। उसने पहले के विचारों को लेकर जिस तरह कमिटमेंट और उत्साह था उसे निष्क्रिय किया उन्होंने। और ये जो स्थिति थी, ये स्थिति सिर्फ विचार के स्तर पर ही नहीं हुई, व्यापार के स्तर पर भी हुई। मसलन अब हमें बूमर मशीन ये सजेस्ट करती है नेटफ्लिक्स पर हम क्या देखें, अमेजॉन पर हम क्या देखें। अमेजॉन पर या ईबे में या फ्लिपकार्ट में कौन सी चीज खरीदी
दिलचस्प बात यह है कि बूमर मशीन को कोई पेमेंट नहीं देता, लेकिन वो इसके बावजूद वो लोगों की आचार व्यवहार एटीट्यूड्स उसमें रूपांतरण करती है। ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस स्वेच्छा और पहलकदमी से जो बूमर मशीन जो ये चेंज करती है, इस चेंज का असर ये होता है कि आप से अब जो कहा जा रहा है आप उसे मानने लगते हैं कि चलो अब फ्लिपकार्ट से ये चीज मिल रही है सस्ती, तो आपने मान लिया कि सस्ती मिल रही है। अब मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। मैं अपने कॉलोनी में मदर डेयरी से दूध खरीदता हूं और दूध वो जिस भाव से आता है, मैंने अचानक एक इंटरनेट से दूध कंपनी, मजबूरी थी, घर से नहीं निकल पा रहा था, मैं पैक किया, वही आकर्षण था उसमें, तो उसमें 25% रिवार्ड है, 25% देंगे। और वो 25% कैसे दे रहे थे? वो 67-68 रुपए किलो के हिसाब से दूध दे रहे थे, उसमें से 25% मुझे दे रहे थे। तो अब 50 रुपए 52 रुपए में तो नीचे मिल जाता है दूध। तो मशीन, उसके रिवार्ड पॉइंट, ऑनलाइन परचेजिंग, उसके रिवार्ड पॉइंट, उससे प्रभावित होने वाले हम लोग, जो फ्रॉक, जो नेकर, जो पैंट, जो चड्डी, जो बनियान आपको आराम से बाजार में जेन्युइन प्राइस पे मिल सकती है, वो आप अब महंगे प्राइस पर खरीदने के लिए बाध्य हैं ऑनलाइन, क्योंकि सेल लग रही है। इस क्रम में जो फीडबैक सुनिश्चित की गई है और जो फीडबैक आ रही है, उस फीडबैक के जरिए आपके सारे आचार व्यवहार इन सबको संशोधित किया जा रहा है। और इस संशोधन में जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये कि लोग दुखी भी हो रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, वोटर टर्नआउट पर भी इसका असर पड़ रहा है, वोट की राजनीति पर भी इसका असर पड़ रहा है, ब्रांड की लॉयल्टी पर भी असर पड़ रहा है इसका। ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन खरीदारी से ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि इसमें जांच पड़ताल की, फीडबैक की कोई संभावना नहीं है। और ये जितना जो व्यक्ति इस बूमर मशीन के, स्वचालित समायोजन की मशीन के बारे में जितना बारीकी से जानता है, वह उतना ही महंगा है सिलिकॉन वैली के लिए, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए। उसकी तनख्वाह उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि वह उतना ही ज्यादा कमा के देगा। आखिरी पॉइंट इस पूरे प्रसंग में वो ये कि ये जो बूमर मशीन है, ये इसका एक एलिमेंट है मूर्खता का प्रसार और पैसा कमाने की कला। ये दो चीजें बहुत तेजी से विकसित हुई हैं इस बीच में। यानी जनता के आचरण को संशोधित और नियंत्रित करके जब आप उसके दिल, दिमाग, एक्शन, फीलिंग्स, इनको आप मैनिपुलेट करते हैं, तो अब आपके सामने स्थिति क्या है कि अब आप अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज फीडबैक पढ़ते हैं। वो गूगल की हो सकती है, वो और किसी कंपनी की हो सकती है, न्यूज फीडबैक पढ़ते हैं। और न्यूज फीडबैक में भी आपको सबसे अच्छी न्यूज फीडबैक किसकी मिलती है? पत्रकार जो फेसबुक पर या ट्विटर पर लिखते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं, उनकी जो सूचनाएं होती हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती हैं आपको। तो अब इसने क्या किया कि इसने अचानक जो प्रिंट मीडिया था, जिसके जरिए हम खबर लेते थे और खबर देते थे,
उस प्रिंट को एक सिरे से उसने रिप्लेस कर दिया। कल तक पत्रकार इंटरनेट पर आउटसाइडर था, आज स्थिति है कि पत्रकार इंटरनेट पर इनसाइडर है और पत्रकारिता आउटसाइडर है। कुछ साल पहले तक पत्रकार इंटरनेट पर आना नहीं चाहते थे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया से जाना नहीं चाहते। और इसने एक खास तरह का उन्माद न्यूज फीड के जरिए न्यूज के प्रति पैदा किया, जो कि पत्रकारिता के लिहाज से एक तरह से काला धब्बा माना जाना चाहिए। आज भी मेरा मानना है कि जो अखबार में छपी हुई खबर है, अखबार में छपा हुआ लेख है, वो पत्रकारिता के लिहाज से मूल्यवान है। अब हुआ यह है कि मुझे भी कह रहे हैं लोग कि आप ये जो कर रहे हैं इसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना देते, फायदा भी होगा, कुछ कमा भी लेंगे। लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि मुझे कमाने की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास दौलत हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे एटीट्यूड में नहीं है ये। क्योंकि ये बूमर मशीन ये लगातार लोगों के जेहन में एक ही चीज पैदा करती है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। आप इंटरनेट पर भी आए तो पैसा कमाइए, आप यूट्यूब पर आए तो पैसा कमाइए। वित्तीय इंसेंटिव इसका एक इनहेरेंट एलिमेंट है जो कि लोगों को अपील करता है, और इस वित्तीय इंसेंटिव के एलिमेंट ने बूमर मशीन को और ज्यादा डायनेमिक बना दिया, और ज्यादा गतिशील बना दिया है। सिलिकॉन वैली में काम करने वाले लोगों से आप बात कीजिए तो आपको तरह तरह की चर्चाएं मिलेंगी। अरे साहब, उसका यूट्यूब चैनल इतना कमाता है, उसका यूट्यूब चैनल इतना कमाता है, उसकी वेबसाइट इतना कमाती है। यानी हम ज्ञान के लिए नहीं आते, हम नॉलेज बांटने के लिए और शेयर करने के लिए नहीं आते। मैं अपनी जानता हूं, मैं दूसरों की नहीं जानता। मुझे पेंशन मिलती है, और जैसे भी मिलती है मुझे पेंशन मिलती है। हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैसे से मुझे पेंशन मिलती है। हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैसे से मुझे तनख्वाह मिलती थी। मेरी तब भी यही अप्रोच थी जो आज अप्रोच है, कि मेरी जवाबदेही हिंदुस्तान की गरीब जनता के प्रति है। पैसा कमाने के लिए मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, और पैसा कमाने के लिए मुझे पढ़ने की और पढ़ाने की जगह नहीं मिली थी। मैं अगर फेसबुक पर आता हूं, मैं अगर यूट्यूब पर, छोटा सा चैनल है उसमें मुश्किल से 200 लोग दोस्त हैं मेरे, तो मुझे पैसा थोड़ी कमाना है। मुझे जो मिलता है मैं उसका तो रिटर्न दूं पहले। तो अब जो आ रहे हैं, पत्रकार भी आ रहे हैं, लेखक भी आ रहे हैं, वे सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक चीज पैदा दिमाग में डाल दी गई है, आपको अगर वित्तीय इंसेंटिव लेने हैं तो आप अपना चैनल बनाइए। तो अब सारे लोग जो ज्ञान की दौड़ में शामिल हो सकते थे, वे अब सब लोग पैसा कमाने की दौड़ में शामिल कर दिए गए हैं। और सब लोग अगर पैसा कमाने की दौड़ में ही शामिल हो जाएंगे तो फिर कलाओं का क्या होगा, साहित्य का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा, समाज का क्या होगा? और ये जो पैसा कमाने की दौड़ है, इसने कहां शरण दिए जाके? इसने अंततः राजनीति में शरण दिया और राजनीति पर कब्जा कर लिया है। सो विभिन्न राजनीतिक गुट, विभिन्न राजनीतिक समूह, विभिन्न राजनीतिक दल अपने तरीके से पत्रकारों, यूट्यूबर्स और दूसरे लेखकों को, ब्लॉगर्स को, तमाम लोगों को हायर कर रहे हैं और उनको काम पे लगा रहे हैं। तो जमीनी स्तर पर तो इससे अंधकार पैदा होगा, जमीनी स्तर पर इससे उजाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां लिखना बंद कर दिया और यहां आप पैसे कमाई शुरू कर दिया आपने। तो यहां पर भी अंधेरा रहेगा और वहां पर भी अंधेरा रहेगा, आपका सिर्फ पैसा रहेगा। और इस तरह के लोग दुनिया को और ज्यादा खतरनाक और खतरों से भरी बना रहे हैं।
जेरोन लेनियर कहते हैं कि इस पैसे की अंधी दौड़ में, पैसा कमाने की अंधी दौड़ में जो लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, उन्हें यह बात ध्यान रखनी होगी कि पैसा अंत में, या पैसे का मोह अंत में मैनिपुलेशन और साइबर माफिया को जन्म देगा। और इसके जरिए कौन सी चीज पैदा होगी? फेकू न्यूज, जिसे हम लोग कहते हैं फेक न्यूज, फेकू राइटर, और जब फेकू न्यूज और फेकू राइटर पैदा होंगे और वे लिखेंगे और उनकी बाढ़ आ जाएगी जैसे कि आई हुई है, तो फिर वह जो भीड़ तैयार होगी, झूठ की भीड़ और फेंकू समाज। सो बुमेर की ये विशेषता है कि उसने बड़े पैमाने पर झूठ की भीड़ और फेंकू समाज, ये दोनों पैदा किए। सारी दुनिया में जहां जहां कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वहां ये प्रकृति दर्ज की गई। वो अमेरिका में भी है, वो ब्रिटेन में भी है, वो जर्मनी में भी है, वो भारत में भी है। तो अब हो क्या रहा है? फेक न्यूज के जरिए, फेक व्यक्तियों के जरिए एक फेक आभा मंडल विकसित किया जा रहा है, और फेक लोगों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। फेक रिव्यू आ रहे हैं, फेक फ्रेंडशिप आ रही है, फेक फॉलोअर आ रहे हैं, फेक पोस्टर भी आ रहे हैं। फेक टूल किट भी आया जो समित पत्रा वाला था। ये एक तरह से सामाजिक गुंडागिर्दी को विकसित कर रहे हैं, और इन सबका एकमात्र लक्ष्य है प्रेशर पैदा करना, मनुष्य की मनोदशा, उसकी आदतों, उन्हें प्रभावित करना और उन्हें परपीचुअल, अहर्निश भय और टेंशन में रखना। और ये जो फेंकू आदमी है जो कि इस बूमर मशीन ने पैदा किया है, ये जो फेक आदमी है जो इस बूमर मशीन ने पैदा किया है, जो कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में अवेलेबल है, इसकी ब्यूटी है कि ये सत्य के बारे में तर्क नहीं करता, सत्य के बारे में लिखता नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि वह आपको खदेड़ के मूर्खता के दायरे में ले जाके फेंक देता है। तो आप जब सोशल मीडिया में होते हैं तो आप देखिए कि सब्सटेंशियल इश्यूज पर, जिंदगी के वास्तविक मसलों पर कितना लिखा जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह कि समस्या इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट से भागने की जरूरत नहीं है, समस्या स्मार्टफोन भी नहीं है, जैसा कि जेरोन लेनियर कहते हैं। असल समस्या यह है कि ये जो दिमागी नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, जो बूमर मशीन के जरिए की गई है, ये जो हमारी हर आदत, हमारे एटीट्यूड, हमारे संस्कार, हमारी गतिविधि जिन पर वो नजर रखे हुए है, हर तरह के व्यापार पर वो नजर रखे हुए है, उसमें बुनियादी चीज है इंसेंटिव देकर भ्रष्ट करने की कला। अब इंसेंटिव देकर आपको भ्रष्ट किया जा रहा है। सारी दुनिया में अकेला एक देश है जिसमें कि बूमर का इस्तेमाल नहीं होता, वह है चीन। चीन के बाहर सारे देश इस बूमर पर निर्भर हैं। सारी टेक कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां इस पर निर्भर हैं। मसलन फेसबुक, गूगल इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ट्विटर इस पर निर्भर है पूरी तरह से। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, ये भी बूमर पर निर्भर हैं। अनेक छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो बूमर पर निर्भर हैं। सो क्या करें? रास्ता क्या है?
क्या ये संभव है कि हम इस बूमर के जरिए जो परिदृश्य बना जिसमें के मूर्खता के विकास और मूर्खता के आख्यान और मूर्ख के आख्यान का एक तरह से मूर्ख का महाआख्यान निर्मित हुआ, इसमें इस मूर्ख के महाआख्यान से बचने का तरीका क्या है? हमारे पास क्या कोई तरीका है कि हम इसके एडिक्शन से बच सकें? हाँ, एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि आप वे सारे ऐप हटा दें जो ऐप आप मुनाफे के लिए हों। वो ऐप हटा दें जो एडिक्शन पैदा करते हों, या ध्यान हटाने वाले हों, या ध्रुवीकरण करने वाले हों। या वे ऐप हटा दें जो मिस इंफॉर्मेशन देते हों। उस साइट को, उन फेसबुक राइटर्स को या सोशल मीडिया राइटर्स को सपोर्ट न करें जो कि सांस्कृतिक माहौल को प्रदूषित करते हों। इस मूर्खता से बचने का एक और तरीका है, वो ये कि देश की गंभीर समस्याओं पर विभिन्न किस्म के नजरिए को पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और उस पर लिखा जाना चाहिए। मसलन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं, तो मार्क्सवादी सिर्फ मार्क्सवादी की पोस्ट ही पढ़ेगा, मार्क्सवादी सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वेबसाइट पर पढ़ेगा, मार्क्सवादी सिर्फ मार्क्सवादियों से संबंधित जो सामग्री उसी को पढ़ेगा। इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, बल्कि मार्क्सवादियों को, उदारवादियों, सोशलिस्टों और दूसरे लोगों की रचनाओं को और कृतियों को भी पढ़ना चाहिए। सो गंभीर समस्याओं पर विचार करते समय अन्य के नजरिए को भी पढ़ा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। ये जो वैचारिक ध्रुवीकरण जो बूमर ने किया है, उस वैचारिक ध्रुवीकरण को तोड़ने का सबसे सरल तरीका और इफेक्टिव तरीका यह है कि विभिन्न विचारधाराओं के लेखन को गंभीर, जैसे बेरोजगारी की समस्या पर कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं, बेरोजगारी की समस्या पर कांग्रेस क्या सोचती है, समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सवाल पर ये लोग क्या सोचते हैं। जो गंभीर समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर विभिन्न विचारधारा, एक ही विचारधारा के लेखन को, एक ही विचारधारा के दृष्टिकोण को, उसके पठन पाठन से बचना चाहिए। और दूसरी चीज कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते समय गुस्सा और घृणा, इन दो चीजों से बचें। किसी के प्रति गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और किसी के प्रति नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है। सहिष्णुता एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसका प्रत्युत्तर है। जो लोग रेगुलर फेसबुक पर रहते हैं वे फेसबुक की, सोशल मीडिया पर जाने की, अपनी फोन की, इनकी एक सीमा तय करें। और लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि कम से कम जो लोग सोशल मीडिया में रहते हैं वो सप्ताह में एक दिन कम से कम डिस्कनेक्ट रहें। और आखिरी चीज, इस मूर्खतापूर्ण समाज से बचने के लिए पॉजिटिव चीजों पर सोचें और पॉजिटिव कमेंट्स लिखें। नकारात्मक चीजों को न तो पढ़ें और न उन पर कमेंट्स लिखें। पॉजिटिव चीजों पर सोचेंगे और कमेंट्स लिखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जो लोग साहित्य के लोग हैं कि मूर्ख मंडली कैसे बनती है और मूर्ख मंडली कैसे चर्चा करती है, उनके लिए मैं एक नाटक है मूर्ख मंडली के नाम से ही, बंगला के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे ब्रजेंद्र लाल राय, उनका एक प्रहसन है जो कि हिंदी में ट्रांसलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि लोग पढ़ें उसे, उन्हें सीखने को मिलेगा कि आखिर मूर्ख मंडली बनती कैसे थी। और ये एक अन्य चीज जो कि अभी कोविड का समय और कोविड से जुड़ी हुई
2-3 सूचनाएं बहुत जरूरी हैं जो कि शेयर करनी है आपसे। कोरोना के बारे में 2020 के दौरान जो सबसे प्रमुख 10 मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन देने वाली कंपनियां थी, फेसबुक पर काम करने वाली कंपनियां थी, उनकी पोस्ट की पड़ताल की गई और 10 जो है विश्व स्तर के जो स्वास्थ्य संगठन हैं, WHO वगैरह, उनके मैसेज की और उनके पढ़ने वालों की समीक्षा की गई। तो इससे पता चला कि फेसबुक पर जो पेज या सक्रिय थे, जो उनकी मिस इंफॉर्मेशन फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। खासकर उनकी जो पोस्ट थी, उनकी पोस्ट को 3.8 बिलियन लोगों ने 2020 के 8 महीनों में पढ़ा और इनमें तकरीबन 200 बड़ी पोस्ट ऐसी थी जो कि हेल्थ संबंधी मिस इंफॉर्मेशन और राइटर्स लेख से संबंधित थी। यानी फेसबुक पर सुनियोजित ढंग से कोरोना को लेकर फेक न्यूज का और मिस इंफॉर्मेशन का एक तरह से बवंडर पैदा किया गया। सब लोग जानते हैं कि फेक न्यूज जो है वो रियल न्यूज की बजाय ज्यादा तेजी से फैलती है। फेक न्यूज के संप्रसारण की क्षमता 6 गुना ज्यादा है उससे। अगर रियल न्यूज को एक आदमी पढ़ते हैं तो फेक न्यूज को 6 लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फेक न्यूज में हमेशा इमोशनल कंटेंट होता है और इस इमोशनल कंटेंट के कारण वह बहुत सारी अवांछित सूचनाओं को भी कम्युनिकेट करती है। और यही वजह है कि फेसबुक पर फेक न्यूज सबसे अधिक ध्यान खींचती है। लोगों ने जिस चीज के प्रति सावधान किया वो ये कि आप कभी गुस्से में ना आए। फेसबुक पर गुस्सा व्यक्त करना और गुस्से में लिखना वो नुकसानदेह माना गया, क्योंकि उसका इंपैक्ट एरिया बहुत बड़ा होता है। और आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों के अंदर एक एंगर फेसबुक पर बहुत दिखाई देगा, और ये एंगर उन लोगों में ज्यादा है जो लोग स्पॉन्सर्ड राइटिंग कर रहे हैं। कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो रिसर्च की कोरोना वायरस उससे रिलेटेड मसलों पर, खासतौर पर ट्विटर के अंदर, तो उन्होंने 200 मिलियन ट्वीट का अध्ययन किया और उसमें पाया कि उसमें 200 मिलियन ट्वीट में 100 मिलियन ट्वीट झूठी थी, फेक थी, झूठ से भरी हुई थी, उनमें झूठी कहानियां थी। यानी एक नया मीडियम हमारे बीच में विकसित हुआ है झूठ के प्रोपेगेंडा का, जिसे हम लोग ट्विटर कहते हैं। वहां फेक पोस्ट तेजी से जाती और फैल जाती है, और वहां इतने बड़े स्केल पर पोस्ट जाती हैं और आती हैं कि वहां फैक्ट चेक करना, तथ्य की पड़ताल करना, जांच करना संभव नहीं होता। फेसबुक में उत्तेजना भड़काने वाली, ध्रुवीकरण करने वाली पोस्ट इन दिनों बहुत तेजी से आ रही हैं और उनकी बाढ़ आई हुई है। इनमें करीब 17% पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कि इमोशनल संतुलन नाम की कोई चीज नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में एक चीज सामने आई है, वो आखिरी चीज वो ये कि मिस इंफॉर्मेशन, पोलराइजेशन और षड्यंत्रकारी कंटेंट
बड़ी मात्रा में ट्वीट के जरिए हम लोगों के जेहन में उतारा गया है। बाईस मिलियन ट्वीट के अध्ययन के बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया है। आप लोग जानते हैं कि ट्विटर एक अब ऐसा बड़ा मीडियम है जिसने कि न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर दिया है। अब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, अब ट्वीट पढ़ते हैं, और खासतौर पर पत्रकार के ट्वीट बड़े जनप्रिय हैं, बड़े प्रासंगिक हैं। वे अखबार की खबर से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो इससे प्रेस की निष्पक्षता भी प्रभावित हो रही है। तो ये जो नया जो परिवेश पूरा का पूरा बन रहा है, इस नए परिवेश में हम सबके सामने ये चुनौती है कि हम तथ्यपूर्ण लेखन और सत्यपूर्ण लेखन, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। हम ये भूल जाएं कि उसे कितने लोग पढ़ते हैं। मैं कभी ये इसको लेकर चिंतित नहीं होता कि मेरी पोस्ट कितने लोग लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तथ्य की और सत्य की रक्षा करना और गंभीर जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं, उन पर कमेंट्स करना, लिखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये बार बार ये पूछा जाता है कि हम क्या करें, तो करना यह है, मूर्ख नहीं बनना है, विवेक को गिरवी नहीं रखना है, अपनी लिखने पढ़ने की आदत को छोड़ना नहीं है। अब पढ़िए भी और लिखिए भी, और पढ़ने और लिखते समय आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए और आप अपने संविधान के दृष्टिकोण का भी इस्तेमाल कीजिए। क्या आप लिखते समय अपने संविधान के दृष्टिकोण को भूल जाएंगे और आपको बीजेपी का या कम्युनिस्ट पार्टी का या कांग्रेस का संविधान ध्यान आएगा, तो आप निश्चित तौर पर ट्रैप में फंस जाएंगे। तो लिखिए, जम के लिखिए, कमिटमेंट के साथ लिखिए, तथ्यपूर्ण लिखिए, और वही एकमात्र रास्ता है मूर्खों के इस साम्राज्य को नष्ट करने का। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।